first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे, हम साइड में दे सकें। ये इलिप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था, दैट मीन्स कि ये डिटेल्स हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर। टाइप्स ऑफ लाइट्स, इस लाइट को कई बार देखा होगा, अभी हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट देखा था, बिल्कुल ये देखो। मॉडर्न इंटीरियर में आपको यही मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, नाम नहीं पता, फिर हम मेंशन क्या करेंगे वहाँ पर। इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कैड सॉफ्टवेयर पे काम करना कोई मुश्किल नहीं होता है, बट कैड सॉफ्टवेयर पे वर्किंग करना उतना ही मुश्किल माना जाता है, उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो ये कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी ये फील्ड नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल बेसिक से लेके चल के, ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए, और जिनको पता है उनके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लानिंग करना बहुत इजी है, प्लानिंग करना बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। सभी कहते हैं कि मुझे प्लानिंग आती है, सब बोलते हैं कि मैं प्लानिंग कर लेता हूँ, सब कहते हैं कि मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, 6 साल से काम कर रहा हूँ, 4 साल से काम कर रहा हूँ। प्लानिंग करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी कर लेगा प्लानिंग। एक हाई स्कूल का बच्चा भी कर लेगा, एक 12th का बच्चा भी कर लेगा प्लानिंग, कोई डिफरेंट नहीं है। बट उन सारे पार्ट्स को सिस्टमेटिक वे में डिजाइन करना वो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल, अगर हमें लगता है कि हम अपने वर्क में परफेक्ट हैं, तो हम गलत हैं, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि परफेक्शन की कोई भी लिमिट नहीं होती है, और डिटेलिंग की भी कोई भी लिमिट नहीं होती है। ओवरऑल सभी का बहुत अच्छा काम है, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी की बहुत अच्छी वर्किंग है, बहुत अच्छी डिटेलिंग्स है, वेरी गुड। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बस थोड़ी सी वर्किंग की ज़रूरत है, क्योंकि अब आज के दौर में मार्केट में काम नहीं चलता है बेसिक से, इन बेसिक ड्राइंग्स से काम नहीं चलता है। वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, बाकी तो ठीक है, ओवरऑल गुड है। जिस बच्चे का भी काम है, सबने बहुत अच्छी मेहनत करी है, वेरी गुड। तो बात करते हैं यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वर्किंग की। पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, क्या हम लोगों को वर्क सीखना है डिटेल्ड, एक डिटेल्ड नॉलेज, क्योंकि वर्किंग सीखना एक सिस्टमेटिक वे में, फंडामेंटल्स, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे काम करना है, डिटेलिंग्स कैसे करनी है, बड़े प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करना है, एक डिटेल्ड एलिवेशंस कैसे डिज़ाइन करना है हमें विद डायमेंशंस एंड ओवरऑल मटेरियल्स के साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा पार्ट। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर आता है कि बेसिक का मतलब सिर्फ यहाँ पर ये नहीं होता है कि हर एक पर्सन के माइंड में होता है कि बेसिक का मतलब होता है कि हम लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे, कॉपी करना सीखेंगे, मूव करना सीखेंगे, जैसे कि कोचिंग सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूट में होता है। बेसिक फंडामेंटल्स का मतलब होता है कि अगर हम एज ए प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं, तो देन हाउ वी कैन स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट, देन हाउ वी कैन स्टार्ट ड्राइंग विद फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। कैसे हम अपनी ड्राइंग्स को स्टार्ट करेंगे, क्या प्रोसेस है, एक प्रोफेशनल वे में काम करने का तरीका क्या होता है। 90% क्या होता है कि जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम काम करना स्टार्ट करते हैं। आप ऑटोकैड ओपन करोगे, यूनिट सेट करोगे, लेयर इंपोर्ट कराओगे और काम करना स्टार्ट कर दोगे। बट ये चीज़ गलत होती है।
पहली सीढ़ी, पहला स्टेप हमारा यहाँ पर क्या होता है, हमारा पहला स्टेप यहाँ पर क्या होता है कि हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं हम उसी में ही वीक हैं, हमें उसके बारे में ही नहीं पता। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, कहने के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर हम एक बात करें एक प्रोफेशनल वे में तो बहुत बड़ी बात है। एग्जांपल लो, हम काम कर रहे हैं, हमारा खुद का ऑफिस है, हम प्रोफेशनल हैं और किसी जूनियर ने हमसे क्वेश्चन कर लिया ड्राइंग के बारे में, नहीं सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि कभी कभी हम लोगों के माइंड में ये चीज़ें लोग सेट कर देते हैं कि सॉफ्टवेयर पे काम हमारा सिर्फ काम डिज़ाइनिंग का ही होता है, बस हम सिर्फ डिज़ाइनिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर का हमारा यही काम है। नहीं, आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो ना, आपको सॉफ्टवेयर को भी समझना पड़ेगा थोड़ा सा, पहला पॉइंट। क्योंकि जिस गाड़ी में आप सवार हो, जिस गाड़ी में आप चलने जा रहे हो, ड्राइव करने जा रहे हो, अगर आपने उस गाड़ी की फीचर्स को नहीं समझा तो बेकार है, और जब वो गाड़ी के रास्ते में ख़राब हो जाएगी ना, तो इतना तो आना चाहिए कि उस गाड़ी को ठीक कर लो आप। ये प्रैक्टिकली होती है बात, और वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। सॉफ्टवेयर में सबसे पहला पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, कि जब हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं, जब कोई चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देन डिज़ाइन अ टेम्पलेट। टेम्पलेट को डिज़ाइन करना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा। टेम्पलेट डिज़ाइन करना का मतलब क्या होता है कि हम आगे फ्यूचर में काम करते हैं दो चीज़ों पे, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स पे और प्लस इंटीरियर ड्राइंग्स पे। इन दो प्रोजेक्ट्स पे हमेशा काम करना होता है। तो इन दो प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मतलब ये होता है कि हम इनकी टेम्पलेट को बना के रख लेंगे अपने पास। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि टेम्पलेट का मतलब एक तरीके से ये नहीं होता है कि एक थीम या कोई लेयर की टेम्पलेट, नहीं, यहाँ टेम्पलेट का मतलब है कि हम अपनी एक खुद की टेम्पलेट यहाँ पर बनाएंगे। कौन सी? दिस वन। सॉफ्टवेयर में राइट हैंड पे बॉटम में आपको कुछ एक फीचर्स मिलेगा सेटिंग के अंदर, जहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ड्राफ्टिंग, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग्स। वहाँ पर मैंने खुद की टेम्पलेट डिज़ाइन करी है जो कहलाती है आर्किटेक्चर और इंटीरियर। इसको कहते हैं टेम्पलेट डिज़ाइन करना। अब टेम्पलेट डिज़ाइन करने का मतलब होता है कि हम अपनी गाड़ी को हम अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे, हम अपने सॉफ्टवेयर को हम अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे। क्या हम उसको सॉफ्टवेयर को उस पर डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो मेरा जो वर्किंग है वो फास्ट हो। पॉइंट नंबर 1, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने का मतलब ये होता है आपकी वर्किंग फास्ट होनी चाहिए। और वर्किंग आपकी फास्ट होगी कब? जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी। एग्जाम्पल नंबर 1, हमारी ड्राइंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिटेलिंग्स की, और डिटेलिंग का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस और लेयर पे काम करना। विदाउट लेयरिंग प्रोजेक्ट बेकार है मेरा, ज़ीरो, चाहे जितनी भी डिटेल्स हम उसमें मेंशन कर दें। हमें ज़रूरत पड़ती है अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस की। जब हम शेड्स वगैरह देते हैं अपनी ड्राइंग्स के अंदर, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्स, कलरिंग कब पता चलती है? जब एक परफेक्ट बैकग्राउंड होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑटोकैड ओपन करते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो चीज़ गलत है। आपका बेसिक फंडामेंटल यहाँ पर क्या आया कि आपकी जो ड्राइंग्स की डिटेलिंग्स है, जो आउटपुट है, वो आपको जब मिलेगा जब सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड परफेक्ट होगा आपके कलर कॉम्बिनेशन के बेसिस पे। कोई ब्लैक पे काम कर रहा है तो कोई वाइट पे काम कर रहा है, जो जिसका जो मन चाह रहा है वो उसका बैकग्राउंड सेट करके काम करना स्टार्ट कर देता है। कॉन्सेप्ट नहीं पता इसके बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो इससे लाइन बहुत अच्छी दिखती है। नहीं, मेन कॉन्सेप्ट होता है हमारी जो डिटेलिंग्स होती है, जो कलरिंग्स होती है, जो शेड्स होते हैं, वो प्रॉपर वे में नज़र आते हैं। इसलिए टेम्पलेट डिज़ाइन करने का प्रोसेस नंबर 1 क्या होता है? एक बेसिक फंडामेंटली बेसिक कमांड्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं, DS एंटर करके टेम्पलेट को डिज़ाइन करना। किन किन चीज़ों को हमें फॉलो करना है हमेशा लाइफ में और जिस पे हमें काम करना है, उन बातों को आज से ध्यान रख लेना। DS एंटर, ड्राफ्टिंग सेटिंग, इसका पहला पॉइंट होता है। स्नैप एंड ग्रिड फर्स्ट ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप क्या करोगे, स्नैप टाइप आपका रेक्टेंगुलर स्नैप बाय डिफॉल्ट चेक रहता है, सभी को पता है। सोमेट्रिक हमारा सेकंड होता है। आपका पोलर ट्रैकिंग ऑफ होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। ऑब्जेक्ट स्नैप सारे चेक होने चाहिए। डायनेमिक इनपुट अनचेक होना चाहिए।
बहुत सारे लोग डायनेमिक इनपुट को ओपन करके काम करते हैं, ये सोच के कि हमारा वर्क बहुत ईजी रहेगा, कि हम जो भी कमांड्स देंगे वहाँ पर तो वो कमांड्स हमारे प्रॉपर स्क्रीन पे शो करेंगे। एग्जांपल मैंने कहा सी यू एंटर, कॉपी दिखेगा, मैंने कहा डिस्टेंस तो वो डिस्टेंस शो कराएगी, हमें कमांड लाइन में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ऐसा गलत है, ये लोगों को क्लियर नहीं है ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ कि डायनामिक इनपुट यूज करने से आपके प्रोजेक्ट में चीज़ें वर्किंग तो ईजी होगी, लेकिन इसका यूज एक्चुअली अलग होता है। इसका यूज वहाँ पर होता है जहाँ पर हम दो पार्ट्स में काम करते हैं, डिस्टेंस और एंगल पे, जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस और एंगल के साथ में, वहाँ पर हम देते हैं डायनामिक इनपुट को। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको ऑफ रखना है, पॉइंट नंबर 1। आप नीचे ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, इनको एक्टिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो एक्टिव करने के लिए हैं? सबसे पहला पॉइंट, अब हम अपनी टेम्पलेट डिजाइन करने जा रहे हैं तो आपकी थीम रहेगी लाइट, पॉइंट नंबर 1। जो भी जिस पे काम कर रहा है, ठीक है, वो चेंज करेगा, कलर थीम लाइट रहेगी, पर पहला पॉइंट हमारा ये आएगा। दूसरा, डिस्प्ले फाइल टैब चेक होना चाहिए। आप 100% वहां पर चेक करेंगे कि डिस्प्ले फाइल टैब चेक है या नहीं है। डिस्प्ले फाइल टैब के नीचे 2 ऑप्शंस आते हैं, इनको आप अपने वर्किंग के अकॉर्डिंग चेंज करो। इस फीचर से क्या बेनिफिट मिलेगा समझो। 2 हैं, पहला दिया है फॉन्ट, दूसरा दिया है कलर। फॉन्ट का मतलब क्या होता है कि कमांड लाइन के फॉन्ट को चेंज करना। बहुत कई बार ऐसा होता है कि हम कमांड टाइप करते हैं, वैल्यूज देते हैं, एरिया निकालते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो वहां पर क्या होता है कि चीजें सिस्टमेटिक वे में नजर नहीं आती हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, फॉन्ट को रीड करने में दिक्कत होती है। नीचे दिस वन, तो वहां पर आप क्या करोगे, इसके फॉन्ट को चेंज करोगे, फॉन्ट ऐसा जो हम यूज कर सकें इजीली। ऑप्शंस में जाने के बाद डिस्प्ले एंड फॉन्ट पे जाके आप एक नॉर्मल फॉन्ट चूज करोगे, और उस फॉन्ट की साइज भी इंक्रीज कर सकते हो अगर आपको वहां पर छोटा सा नजर आ रहा है। अगर आपको वहां पर वैल्यू नजर नहीं आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट का एरिया निकाल रहे हो अपनी वर्किंग ड्राइंग के लिए, तो एरिया शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आप उसको चेंज कर सकते हो। कलर्स में जब आप आओगे तो कलर्स में होगा यूनिफॉर्म बैकग्राउंड और क्रॉस हेयर। बैकग्राउंड व्हाइट लेना है, सबसे पहली चीज। प्रॉब्लम है अगर आपकी आइज वगैरह में, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ऑफ वाइट कर सकते हो। ट्रू कलर पे जाके यहाँ पर आप नॉट प्योर प्रोजेक्ट की डिटेलिंग को फास्ट करने की कोशिश करिए। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हम इस ब्लॉक और एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन से मतलब क्या है। मतलब यहाँ पर ये है कि अब आगे जब अपने प्रोजेक्ट पे आप डिटेलिंग्स पे काम करोगे, आपने वैनिटी बनाई तो वैनिटी के साथ एक टैग लगा दो, दिस वन इज वैनिटी। एट्रीब्यूट एंड ब्लॉक में कन्वर्ट कर दो। आपने WC बनाया, एक टैग लगाओ, दिस वन इज WC। ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट में सेव कर लो, जब चाहो उसको चेंज कर लो। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है, सबसे अच्छी चीज यहाँ पर ये होती है कि जरूरी नहीं है कि आप उसकी प्रॉपर्टीज को हमेशा के लिए उसमें इनबिल्ड कर दोगे। एग्जाम्पल, दिस वन इज WC, राइट। आप जब तक चाहो इसको विजिबल करो, और जब आपको लग रहा है कि हम अपने प्रोजेक्ट में इसकी डिटेल्स नहीं देना चाहते हैं तो मत दो। कैसे, एग्जाम्पल लो, ये WC है हमारा, ओके करा, मैंने मेंशन कर दिया नाम, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, डबल क्लिक करो, छोटा सा कंपोनेंट दे दो, या वो भी मत दो, ओके करो, सिंपल, प्रॉपर्टी हाइड हो गई। जरूरत पड़ रही है एंड डिटेल्स, तो जरूरत कहां पड़ी मुझे इसकी, कॉम्बिनेशंस की। डोर टैग, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, डोर को अलग बनाते हैं, टैग को अलग बनाते हैं, टैग को बना के रख लेते हैं, और उस टैगिंग में एक सर्कल बनाएंगे, उसे कॉपी करते चले आएंगे, मेहनत के साथ काम करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक कॉम्बिनेशंस क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल, दिस वन इज D1, मैंने एक टैग दे दिया। अगर मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेता हूं, तब बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, तब बेनिफिट हमें यहां पर यह मिलेगा कि अगर ये D1 है और मुझे D2 चाहिए, तो आप इसको स्केल कर लो, और आपको टैग कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर बार बार टैगिंग कॉपी नहीं करेंगे, आप ऑलरेडी उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। ये सेकंड यूज हुआ इसका। क्या मतलब हुआ, ये क्यों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या रीजन है इसका, टाइम सेव करना, स्पीड,
थोड़ी सी डिटेलिंग कैसे करनी है प्रोजेक्ट के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने ये बेडरूम दिया, हमारे यहाँ काम होता है इंडिया में, ठीक है, आपने टैग दे दिया और ये आपने एरिया दे दिया। बाहर ऐसा काम नहीं होता है। वहाँ क्या होता है कि आपने बेडरूम दिया, टैग नंबर 1, दूसरा उसका साइज दीजिए, आपने उसका साइज दिया 10x20, दूसरी प्रॉपर्टीज, तीसरी प्रॉपर्टीज आप एक और दीजिए, उसका एरिया भी वहाँ पर मेंशन करिए। या वहाँ पर एक ऑप्शन होता है रूम टैग, मतलब रूम की इंफॉर्मेशंस, GL01, या मैं इसका एक नेम ले लेता हूं GF, ग्राउंड फ्लोर 01, एंड ओके। तो ये कितने हो गए? 3 टैग हो गए। तो क्या आप 1 2 3 टैग बनाओगे और हर टैग को अलग अलग कॉपी करोगे प्लानिंग में, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा ना। तो अगर हम यहाँ पर इस कॉम्बिनेशंस को लेके चलते हैं, बी एंटर करके कुछ भी डाल दो, नाम, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पिक पॉइंट एंड ओके। चलो क्या है ये? दिस वन इज GF01। साइज क्या था? अब मैं साइज नहीं दूंगा, मैं वहां पर एरिया दूंगा 230। अब मैं अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर रहा हूं। बेडरूम है, यस, दिस वन इज बेडरूम, ओके। क्या ये अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं? नहीं, ये सिंगल प्रॉपर्टीज है। यकीन नहीं होता है? कॉपी कर लो, 2 3 4 5। ये क्या है? ये है मास्टर बेडरूम। एरिया चेंज, टैग चेंज। कहां पर जरूरत आएगी? वर्किंग ड्राइंग्स में। ये बेसिक हो गई। बाहर कंट्री की ड्राइंग पे काम करोगे ऐसे नहीं होता है। बेडरूम 1 एंड टैग, फिनिश लेवल, अलग डिटेल्स उनके बारे में एक्सप्लेन करना, वही चीज यहां पे आती है। दूसरा एक कमांड्स और हमेशा ध्यान रखना, मोस्टली लोग यूज करते हैं बट मैं एक्सप्लेन करूंगा। एग्जांपल, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करो, ठीक है, आपने कोई वॉल दी, कोई फिनिश वॉल दी आपने, मैं इसे हाइड कर लेता हूं। उस वॉल को आपको फिनिश देना है लूवर्स के साथ। वहां पर एक आप कमांड यूज करोगे, आज से क्या, वहां पर आप दोगे, एरे कमांड यूज नहीं करोगे, वहां पर आप एक कमांड होता है कॉपी, एंड कॉपी के अंदर एक कमांड होता है जिसे कहते हैं एरे। कॉपी के अंदर एरे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, CO एंटर कॉपी 1 2 3 4 5। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक और ट्रिक करते हैं, सिलेक्ट करके AR एंटर करते हैं, तो वो ऊपर जाएंगे, कॉलम देंगे, रो देंगे, टाइम लग रहा है। फास्ट बताओ मुझे जिससे मेरा टाइम सेव होगा। सेलेक्ट CO एंटर, क्लिक करो, AR एंटर, डायरेक्ट कॉपी के अंदर, नंबर ऑफ आइटम 15। कहां पर है बताइए? दिस वन। दूसरा पॉइंट ये, इसको ध्यान रखना हमेशा। एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं नोट करता हुआ चल रहा हूं, बाद में इसके नोट्स बनाना। इसके अंदर ऑप्शंस आएगा, पैरामेट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये कोई डिटेलिंग्स नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स। एग्जाम्पल, मैं कभी कभी ड्राइंग्स पे काम करता हूं तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि क्या, मैं किसी स्केच को डिज़ाइन कर चुका हूं और मुझे चेंज करना है, तब मुझे प्रॉब्लम आती है। उसको डिलीट करना पड़ता है, ऑफसेट करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है। इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा फीचर दिया है जिसे कहते हैं हम लोग पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक्स क्या करता है, ये हमारे वर्क को इजी कर देता है। एग्जाम्पल, ये ओवरऑल डायमेंशंस की तरह काम करेगा, बट जब आप इसकी डायमेंशंस पे डबल क्लिक करके इसे कंट्रोल करोगे, वो क्या करेगा, बिना ऑब्जेक्ट को एडिट करे आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। ऑब्जेक्ट को आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप उसको इजीली चेंज कर सकते हो। जहां से आपको चेंज करना है, जहां पर आपको इसकी हाइट चेंज करनी है, सारे पॉइंट्स जैसे चाहो। पैरामेट्रिक डायमेंशंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल कितना, मैंने कहा 2 इंच चेंज,
डबल क्लिक, चेंज कर लिया, कितना 10 फीट एक्सटेंड। और यही नहीं कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है कैलकुलेशन करने में, तो आप इसके एंगल को भी डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो, डायरेक्टली 60। ये क्या है, ये कैड के हिडन फीचर्स हैं जो हमारे वर्क को इजी करते हैं। 90 एंड 45 देन 30। अगर आपने कुछ डिज़ाइन करा है, अगर आपको उसके रेडियस वगैरह कंट्रोल करना है, आप वो भी कंट्रोल कर सकते हो। 6 इंच, डबल क्लिक 7, डबल क्लिक 9। हमेशा ध्यान रखना पैरामीट्रिक में डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स, ये वो शॉर्टकट्स हैं जो हमारी वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, एक और ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है, एक और कमांड की ज़रूरत पड़ती है बेसिक ड्राइंग्स वगैरह बनाने में। आपके पास कोई स्केच है तो आप चाहते हो उस स्केच को उसके पैरेलल करना, या एग्जांपल लो, ये कंडीशंस है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे सेम ऑब्जेक्ट करके दो आप, ये जो ऑब्जेक्ट है सेम, हमें इसको भी इसी की तरह सेम डिज़ाइन करके दो। आप उसको डिलीट करोगे, उसको ऑफसेट करोगे, यही एक फीचर्स है इसके अंदर, और कोई शॉर्टकट है ही नहीं। लेकिन हमें यहाँ पर एक ऑप्शंस मिलता है ज्योमेट्रिक के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं पैरेलल। अगर मैं फर्स्ट ये लेता हूँ, सेकंड सेम उसके अबाउट, फिर चाहे वो कोई भी कंडीशंस हो, एग्जांपल ये क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें हमारी एक्चुअली कहलाती है बेसिक्स। कितने याद करोगे लाइन वेट, कितने ऑब्जेक्ट्स के बारे में याद करोगे? तो अच्छा, यहाँ पर क्या रहता है, तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आपके पास ये लेयर की टेम्पलेट हो। अब लेयर की टेम्पलेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि लेयर होता क्या है, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लो, हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आप लेयर लेते हो, LA एंटर करते हो, यहाँ पर आके आप न्यू लेयर पे क्लिक करते हो, वॉल बनाओगे, डोर बनाओगे, विंडो बनाओगे, कितने बनाओगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं टेम्पलेट फॉरवर्ड करूँगा, उस टेम्पलेट को सेव कर लेना है अपने डेस्कटॉप पे। आपने LA एंटर किया, LA एंटर करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लेयर स्टेट मैनेजर, आपने क्लिक करा, क्या करोगे आप, इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे को आती है कई बार, जब वो लेयर को इंपोर्ट कराता है तो उसकी लेयर वहाँ पर विजिबल होती नहीं है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप यहाँ पर फाइल ऑफ टाइप को देखते ही नहीं हो। तो यहाँ पर फाइल ऑफ टाइप आपका क्या होना चाहिए, .las। LAS क्या है, ये फाइल एक्सटेंशन है लेयर का, कैट का .dwg ड्राइंग, .las होगा, आपकी फाइल ऑटोमेटिक शो करा देगा वहां पर। हमेशा ध्यान रखना, .las करने के बाद आपको करना क्या है, इंपोर्ट पे गए, लेयर को सिलेक्ट करा, रीस्टोर स्टेट्स, आपके पास सारी लेयर्स इंपोर्ट हो गई। आपको जो भी काम करना है आप वहां पर उस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। जो बनाओगे वहां पर बनेगा। लाइन वेट के साथ एक कमांड मैं और नोट कर देता हूं, जिनको भी नहीं पता होगा, जब भी वर्किंग स्टार्ट करो लाइन वेट ऑन करके करो, LW एंटर, लाइन वेट। आप जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, कुछ भी, जैसे कि मैंने यहां पर वॉल्स क्रिएट करी, तो मैं जब यहां पर वॉल्स क्रिएट करूंगा तो वो लाइन वेट के साथ होगा, लेकिन कब विजिबल होगा, जब हम इसके लाइन वेट को ऑन करेंगे, देन वो वहां पर विजिबल होगा, लाइन वेट ऑन करने के बाद। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स है, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक्स, कि हमें कैसे काम स्टार्ट करना है, किस तरह वर्क हमें करना है। एक और बात हम डिस्कस करेंगे, प्लानिंग बहुत इजी है लोगों के लिए, प्लानिंग करना एक बहुत इजी पार्ट होता है। और प्लानिंग आज के टाइम में इतनी इजी हो चुकी है कि अगर कोई क्लाइंट कहता है कि 20 बाई 50 का मेरे पास प्लॉट का एरिया है, तो हम क्या करते हैं,
गूगल पे जाते हैं, 20/50 एंटर करते हैं, वहाँ से 10 रेफरेंस निकालते हैं और 10 रेफरेंस लेके एक चूज़ करते हैं, उसी को कॉपी पेस्ट मार के हम दे देते हैं अपने क्लाइंट को। 90%, 5-10% नहीं, 90% यही होता है। हम वहाँ पर ये सोचते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं, मैंने जो वर्क किया है मैंने बहुत स्मार्ट वर्क किया है, एक प्रोफेशनल वाला मैंने वर्क किया है कि बिना मेहनत करे, टाइम को सेव करे हुए मैंने क्या सोचा, एक एरिया निकालो, कॉपी पेस्ट करो, ड्राइंग थमा दो। लेकिन अगर हम वो चीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम एक नेगेटिव पॉइंट हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रही है एंड नॉलेज, 2 चीज़ें। एग्जाम्पल, आपसे किसी ने कहा कि मुझे एक, मेरे पास एक एरिया है, आप ज़रा उसको डिज़ाइन कर देंगे। आपने कहा ठीक है कर देंगे। फिर वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि एक काम करिए, मुझे सर्वेंट रूम देना है, सर्वेंट रूम के साथ हम अटैच वॉशरूम दे सकते हैं? अगर हम सर्वेंट रूम के साथ अटैच वॉशरूम देंगे तो सर उसका OTS क्या होना चाहिए? पॉइंट नंबर 1। वो आपसे कहेगा सर्वेंट रूम की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? पॉइंट नंबर 2। फिर वो आपसे कहेगा कि मुझे 2 बेडरूम देने हैं वॉशरूम के साथ अटैच करके, कि बेडरूम की लोकेशन क्या होनी चाहिए और बेडरूम का साइज़ क्या होना चाहिए और बेडरूम के साथ जो वॉशरूम होगा उसकी डायरेक्शन क्या होना चाहिए। बेडरूम का डोर जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या देंगे हम, क्या बेस्ट रहेगी सर? और सर ये भी बता दीजिए आप हमें, वॉशरूम जो आप दोगे ना, वॉशरूम में आप वैनिटी और WC कहाँ रखोगे? वॉशरूम का डोर सर आप लेफ्ट में देंगे या राइट में देंगे? वॉशरूम का डोर हम इनसाइड करेंगे या आउटसाइड ओपन करेंगे? कितना दे रहे हैं आप? फ्रंट लॉन कितना छोड़ेंगे सर आप? 5 फीट, 10 फीट? कितना छोड़ना चाहिए? साइड पैसेज कितना होना चाहिए सर आपके लिए? आपके नॉलेज के हिसाब से कितना होना चाहिए? आपसे पूछेगा क्लाइंट। फिर वहां पर कहानी बच जाती है ना? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्टैंडर्ड साइजेस, मैंने बोला ना, स्टैंडर्ड साइजेस सभी को पता होते हैं। बेडरूम का साइज़ बताओ स्टैंडर्ड, तो जो बेडरूम का साइज़ स्टैंडर्ड बताते हैं वो साइज़ क्या बताते हैं? 10x10 से शुरू होता है, 10x10, 10x11, 10x12, 10x14, 10x16 भी कर सकते हैं सर। मास्टर बेडरूम का साइज़ बताओ, 12x12 से शुरू होता है सर, 12x14, 12x16। क्यों शुरू होता है 10x10 से? क्योंकि हमारा फर्नीचर्स जो होते हैं वो उसमें बिल्कुल ठीक ठाक आ जाते हैं। एक एक्यूरेट साइज क्या होना चाहिए मास्टर बेडरूम का? कि एग्जांपल, अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो मुझे पता होना चाहिए साइज क्या होगा, कितना ले सकते हैं। ये वो बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो हमारी प्लानिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं ड्राइंग्स को बनाने में, क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें यहीं से आती हैं। नॉलेज, बेसिक कमांड, फंडामेंटल्स, उनके बारे में जानना, क्या क्या रूम साइजेस होते हैं उनके बारे में जानना, कौन सा साइज़ हमें क्या लेना चाहिए, कहाँ पर किस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस होनी चाहिए, अपनी ड्राइंग्स और हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं डिटेलिंग्स को, एक्स्ट्रा क्या डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें डिटेलिंग्स के साथ। मैंने सभी लोगों के प्रोजेक्ट देखे, सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बेस्ट काम किया और बहुत अच्छी मेहनत करी सभी लोगों ने। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, मैं सभी लोगों से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जब तक आप लोग असाइनमेंट पे काम नहीं करेंगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। इन डिटेल्स पे काम करेंगे, जो मैं असाइनमेंट दूंगा, जब आप उस पर काम करेंगे तभी आपकी क्वालिटी वहाँ पर इम्प्रूव हो पाएगी। तो क्वालिटी को अगर इम्प्रूव करना है तो असाइनमेंट पे काम करना ज़रूरी है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, और बहुत पेशेंस के साथ इस कोर्स को लेके चलो, क्योंकि आर्किटेक्चर पार्ट और इंटीरियर पार्ट
6-7 साल का जो बच्चा एक सीखता है जिस कोर्स को, उसको शॉर्ट टर्म में सीखने का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ी सी मेहनत, पेशेंस, डेडिकेशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कल मैं इसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, सभी लोग इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे, इसकी स्टडी करेंगे